हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। पीटी स्पेशल करंट अफेयर 2022 के लिए जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का खंड है उसका यह दूसरा वीडियो आज आपके सामने आया है। उम्मीद है कि आपको पहला वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बायोडिकम्पोजर, ये हमारी पहली खबर है आज की। और इस खबर के बारे में, बायोडिकम्पोजर हर बार की तरह दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में पराली दहन से प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना ही रहता है। मतलब ये हर साल ये खतरा बना ही रहता है। और ये स्पेशली कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में। तो यह जो पराली का मामला ये है क्या कि दिल्ली सरकार द्वारा पराली अवशेष को अपघटित यानी डिकम्पोज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह जो शब्द है पराली, तो प्रश्न ये है कि पराली दहन ये आखिर किया क्यों जा रहा है? तो पराली दहन इसलिए किया जा रहा है कि जो रबी की फसल है वह ठंड में होती है और उसके पहले की फसल और रबी की फसल के बीच का समय बहुत कम होता है। तो उस कम समय में अगली फसल के लिए किसान अपनी तैयारी कर सके, उस तैयारी के लिए उन्हें वक्त कम मिलता है। और जो फसल अवशिष्ट खेतों में रहता है अपशिष्ट, उसको जिसे पराली कहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द साफ करना होता है। और उनके लिए सबसे आसान रास्ता यह रहता है कि वह उसमें आग लगा दे। और जब वह ऐसा करते हैं, उस आग की वजह से क्या होता है? उस आग की वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। और पर्यावरण प्रदूषण के अलावा जो चर्चा में इस कुछ सालों से है खबर है कि स्मॉग की प्रॉब्लम रहती है। स्मॉग की वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो सरकार चाहती है, दिल्ली सरकार, कि पराली अवशेष को अपघटित किया जा सके, यानी कि डिकम्पोज किया जा सके। और इसके लिए उसने क्या किया है? अवशेष को बहुत सूक्ष्म रूप से तोड़ने के लिए खेतों में बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का प्रयास कर रही है और किया भी है। तो उसमें क्या है? इस बायोडिकम्पोजिशन के लिए एक खास कैप्सूल का इस्तेमाल पूसा इंस्टीट्यूट ने किया है। मतलब पूसा इंस्टीट्यूट ने इसका निर्माण किया है। और इस पूसा इंस्टीट्यूट ने इसका जो नाम रखा है पूसा बायोडिकम्पोजर। और इसकी एक कीमत का एक माइक्रोबियल बायो एंजाइम, मतलब कि यह जो माइक्रोबियल बायो एंजाइम है इस दवाई में, इसमें डिकम्पोजर में प्रयोग होता है। और यह करता क्या है कि सरल शब्दों में कहें, डिकम्पोजिशन का अर्थ है एक तत्व का कई छोटे छोटे अवयवों में टूट जाना। तो जब यह डिकम्पोजिशन होता है, तत्वों का छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? ह्यूमस वगैरह बन जाते हैं, जो कि मृदा के पोषण को भी बढ़ाते हैं। इसी में ही प्रकृति में कई तरह के डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, केचुए, टर्माइट और मिलीपेड्स जैसे डेट्रीवोरस। अब यह क्या करते हैं? यह किण्वन के माध्यम से यह डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं तत्वों को। ऐसे डिकम्पोजर्स जिसमें बैक्टीरिया, फंगस आदि की भूमिका होती है, उन्हें क्या कहते हैं? बायोडिकम्पोजर। और वृद्धि के दौरान वे कार्बन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ एंजाइम्स को छोड़ते हैं। मतलब कि ये कुछ एंजाइम्स ऐसे छोड़ते हैं जिससे यह डिकम्पोजिशन का काम होता है। इससे ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल, ह्यूमस, अमोनिया, ऑर्गेनिक एसिड्स आदि में वह तत्व जो है बदल जाता है। पूसा बायोडिकम्पोजर का विकास जिसने किया है, IARI ने किया है। और इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। संस्थान साल 1905 से कार्यरत है और आजादी के बाद इसे IARI नाम दिया गया है। इसका पूरा जो फुल फॉर्म है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार ध्यान दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, हमारी अगली खबर है। और यह कब की है? यह सूचकांक है 2022 का। तो यह जो है, इसे कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। अब इस सूचकांक के बारे में जान लें कि समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान में कोई भी देश नहीं है। मतलब कि जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान होना चाहिए किसी देश का, वो है ही नहीं। तो मतलब जो शीर्ष स्थान जिसका भी है, वह किस नंबर से है? चौथे नंबर से है।
अब भारत के बारे में अगर देखें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, तो भारत 2021 में 10वें स्थान पर है। 2021 में भारत क्या है, 10वें में, 2020 में भी 10वें नंबर पे था और 2019 में 9वें नंबर पे था। किसी भी देश ने CCPI में समग्र रैंकिंग में हाई रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया। मतलब कि जो टॉप 3 की बात हो रही थी, उस टॉप 3 में आने लायक कोई भी देश नहीं था। और यही वजह है कि जो चौथा स्थान लगा है वह किसका लगा है, डेनमार्क का लगा है। सर्वोच्च रैंक पाने वाला चौथा स्थान है उसका, ठीक है। इसके बाद 5वें में स्वीडन है, 6वें में नॉर्वे है। यह सूचकांक जो है वर्ष 2005 से प्रकाशित किया जा रहा है। अगली खबर है हमारी, सिंहभूम में पृथ्वी का पहला लैंड मास। अब यह सिंहभूम जो है पृथ्वी का पहला लैंड मास है। उसका अगर लोकेशन आपको मैं बताऊं तो यह आपका छोटा नागपुर पठार के आसपास का क्षेत्र है। पृथ्वी पर उभरने वाला पहला महाद्वीपीय भूभाग जो है वह कौन सा है, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है। और यह कौन कह रहा है, यह कहने वाले हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस PNAS जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन के द्वारा यह बात सामने आई है। और वह बात यह है कि पृथ्वी पर उभरने वाला कोई भी, मतलब सारे महाद्वीपीय भूभागों में से कोई एक ऐसा पहला भूभाग जो सबसे पहले पृथ्वी पर उभरा है, तो वह कौन सा है, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है। यह अध्ययन भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। 3 देश के शोधकर्ता शामिल थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यह उससे संबंधित फोटो है। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिंहभूम में प्राचीन नदी घाटियों, ज्वारीय मैदानों तथा समुद्र तटों का भूवैज्ञानिक चिन्ह पाया गया है। जब यह अध्ययन किया जा रहा था तो क्या क्या चीजें मिली, प्राचीन नदी घाटियां, ज्वारीय मैदान और समुद्र तटों का भूवैज्ञानिक चिन्ह। सिंहभूम क्षेत्र के महाद्वीपीय परत में पाई जाने वाली जो ग्रेनाइट चट्टान है उसका अध्ययन किया गया और उस अध्ययन से यह बात निकलकर सामने आई कि 3.2 बिलियन वर्ष से अधिक पुराने बलुआ पत्थर मिले हैं। मतलब अभी तक यह माना जा रहा था कि जो कोई भी भूभाग है जो धरती पर सबसे पहले ऊपर आया है, समुद्र तट से ऊपर आया है, वो कौन सा है, मतलब समुद्र में जो सबसे ऊपर महाद्वीपीय कोई तल आया है, कोई क्षेत्र आया है, तो वह आने वाला क्षेत्र था झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, जिसमें पता चला कि उसकी जो आयु है 3.2 बिलियन वर्ष से अधिक है। जबकि इसके पहले क्या अनुमान लगाया गया था, 2.5 बिलियन वर्ष का। तो इससे एक नई चीज भी निकलकर सामने आई। इसी में अगला है कि वैज्ञानिकों ने छोटे खनिजों में उपस्थित यूरेनियम और सीसा का विश्लेषण किया था। यह बात कहाँ की हो रही है, सिंहभूम क्षेत्र की हो रही है। वहां पे उन्होंने किसका अध्ययन किया, यूरेनियम और सीसा का। माना जा रहा है कि महाद्वीप लगभग 2.5 अरब साल पहले महासागर से उभरे हैं। लेकिन अब यहां इस अध्ययन में क्या बात सामने आई है कि 3.2 अरब साल पहले। तो कितना अंतर आ रहा है, 2.5 से 0.7 ज्यादा का अंतर आ रहा है। भूवैज्ञानिकों ने सिंहभूम की प्राचीनता को दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की प्राचीनतम चट्टानों के समान बताया है। मतलब 2 ऐसे क्षेत्र हैं, पहला तो दक्षिण अफ्रीका है, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। लगभग उन्हीं के बराबर जो इसकी प्राचीनता है, किसकी, सिंहभूम की प्राचीनता है, लगभग उसी के बराबर इन्होंने इसको बताया है। इसी में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, सिंहभूम क्षेत्र का संबंध प्रायद्वीपीय भारत के छोटा नागपुर पठार से है। अब यह जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र क्या है, कैसा है। छोटा नागपुर पठार प्री कैम्बियन चट्टानों का, यानी कि लगभग 54 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टान से बना है। रांची, हजारीबाग और कोडरमा पठार, 3 पठार हैं, रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार। इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र का महत्व भारत में किस लिए भी है, क्योंकि खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। यहाँ जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयले का बहुत ही विशाल भंडार है। और यह जो कोयला समृद्ध होने के कारण ही दामोदर नदी घाटी को क्या कहा जाता है, भारत का
रूर कहा जाता है। हजारीबाग क्षेत्र जो है, मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे, कौन कौन से बताए थे, एक बार देखिए इसको। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा, इन तीनों को मिलाकर हमने क्या कहा, सामूहिक रूप से छोटा नागपुर का पठार। जब हम सामूहिक रूप से छोटा नागपुर का पठार कह रहे हैं और मैं अब बात कर रहा हूं किसकी, हजारीबाग की, मतलब यह भी छोटा नागपुर के पठार के बारे में ही है। तो फिलहाल अगर सीधे सीधे इनमें से छोटा नागपुर पठार में से हजारीबाग क्षेत्र की बात की जाए तो इस हजारीबाग क्षेत्र दुनिया में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। ठीक है, साथ ही अन्य खनिज जैसे तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक, एपेटाइट, फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में भी उपयोगी पाया जाता है। ये किसकी बात हो रही है, यह छोटा नागपुर के संदर्भ में बात हो रही है। और जो अभ्रक की बात हो रही है वो किसके संदर्भ में, छोटा नागपुर के अंदर जो हजारीबाग वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगली खबर है हमारी नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी यानी कि NIRA, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नीरा। सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने से संबंधित एक स्वायत्त निकाय गठित किए जाने की बात की जा रही थी, पिछले साल की बात है। और प्रस्तावित निकाय का नाम क्या रखा गया, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, और इसी को क्या कहा गया, NIRA यानी कि नीरा। अब नीरा के बारे में जान लेते हैं कि यह जो है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो NWDA है उसको प्रतिस्थापित करेगा। और उससे संबंधित यह एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे यहां और यहां से पानी का कनेक्शन बनाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब इसकी बात की जाए कि यह जो नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी यानी कि नीरा है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे भारत सरकार के सचिव स्तर का कोई एक अधिकारी करेगा। प्राधिकरण देश में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की योजना, जांच, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। कौन सा, यह जो नीरा है यह एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। किस लिए, योजना जांच करेगा, वित्त पोषण करेगा और इसका कार्यान्वयन करेगा। यह प्राधिकरण अंतरराज्य और अंतराराज्य दोनों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। मान लीजिए कोई नदी जोड़ो परियोजना है, वह सिर्फ एक राज्य में ही सीमित है, तो यह वहां भी कार्य करेगा, अपनी भूमिका अदा करेगा। और अगर 2 राज्यों के बीच का मामला है तो वहां पर यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा। नदी जोड़ो परियोजनाओं और उनसे संबंधित कानूनी दावपेच, पर्यावरण, वन्यजीव और वन मंजूरी संबंधित मुद्दों की देखरेख भी करेगा। कौन करेगा, नीरा करेगा। परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और इससे संबंधित सभी शक्तियां प्राधिकरण में निहित हैं। मतलब कि जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके लिए धन की व्यवस्था भी होगी, तो धन जुटाने का कार्य कौन करेगा, नीरा करेगा। और इससे संबंधित जो सभी शक्तियां होंगी वह इस प्राधिकरण में निहित होंगी, मतलब कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ पावर्स होंगे उसके पास, वह किसके पास होंगे, नीरा के पास ही होंगे। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। इस परियोजना का संबंध जल आधिक्य वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करने से है। मतलब कि ऐसे नदी बेसिन जहां पे पानी ज्यादा है और ऐसे नदी बेसिन जहां पे पानी कम है। तो जहां पानी कम है वहां पर पानी की पहुंच करने के लिए क्या किया जाएगा, अधिक से कम की ओर पानी पहुंचाया जाएगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नदी जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ही क्या कहा गया, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना कहा गया। परियोजना का प्रबंधन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA द्वारा किया जा रहा था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी स्थापना, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में हुई थी। और यह जो अब नई जो बनी है संस्था, क्या, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर ऑफ रिवर अथॉरिटी यानी कि नीरा जो बनी है वह इसी का स्थान तो ले रही है। तो आपको यह याद रखना है कि इसकी स्थापना स्थान ले रही है तो इसका स्थापना वर्ष भी क्या है। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखिए कि जब मैंने आपसे कहा कि जहां पे जल अधिक है और जहां पे जल की कमी है, ऐसे बेसिन को आपस में ये जोड़ेंगे, ऐसे नदी को आपस में ये जोड़ेंगे। इससे क्या फायदा होगा, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे जल की आपूर्ति नहीं हो रही, सिंचाई की समस्या है, सूखा की समस्या है, मतलब इन सब चीजों के लिए जहां पे जल, मतलब पीने तक के लिए पानी की समस्या हो, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, किसी कृषि कार्य के लिए हो, किसी भी कार्य के लिए हो, तो उसमें यह लाभदायक रहेगी। ठीक है,
नदियों को आपस में जोड़ने की कल्पना पहली बार सर आर्थर कॉटन द्वारा की गई थी। अब ये सर आर्थर कॉटन कौन है? जो भारत की आज़ादी के पहले एक सिविल इंजीनियर थे, और ये इंजीनियर कौन थे? सीधी सी बात है, ब्रिटिशर ही रहे होंगे कोई। तो उन्होंने क्या सोचा था कि गंगा और गंगा के साथ में कावेरी नदी को, इन दो नदियों को यह जोड़ना चाहते थे, नौवहन के लिए जोड़ना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ऐसा चाहते तो थे कि इन दो नदियों को जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाया उस वक्त। बक्सा टाइगर रिजर्व हमारी अगली खबर है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? यह है पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व में 2 दशकों के बाद रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया था। आपको मैं बताऊं, जो अभी 2018 में बाघों की गणना की गई थी, तो उस गणना के दौरान यह चीज निकलकर सामने आई थी कि 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उन 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर कि कोई भी टाइगर नहीं देखा गया था पिछले कई सालों से। यहां तक कि अगर बात की जाए कि बक्सा टाइगर रिजर्व में तो 2 दशक से ऊपर हो गए थे कि टाइगर देखा ही नहीं गया, और 2018 की रिपोर्ट तक, जो आखिरी रिपोर्ट है बाघों की गणना की, उसमें भी यही बताया गया था कि कोई टाइगर नहीं देखा गया। लेकिन हाल ही में पिछले साल क्या हुआ है कि वहां पर 2 दशकों के बाद रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। लगभग 23 साल बाद देखा गया है। पहले यह 1998 में देखा गया था और उसके बाद अभी। तो बक्सा टाइगर रिजर्व में आखिरी ज्ञात रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसकी तस्वीर कब ली गई थी? 1998 में। अब बात की जाए बक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, तो टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1983 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। ठीक है, और यह जो इसकी स्थापना हुई है 1983 में। बक्सा टाइगर रिजर्व यानी BTR उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में स्थित है। ठीक है, यह देखिए, यह नक्शा है, यह है बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं। और यह जो है यह कहां पे है? इसके पूर्व में क्या है? इसके उत्तर में क्या है? तो इसके उत्तर में ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ भूटान, मतलब कि यह भूटान की सीमा है। और अगर बात की जाए बक्सा टाइगर रिजर्व के पूर्व में क्या है, तो इसके पूर्व में असम है। इसके उत्तरी हिस्से में सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला, ये जो सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला है ये कहां पे है? उत्तरी हिस्से में, जहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि भूटान की सीमा भी है। पूर्वी सीमा असम राज्य से जुड़ी हुई है, अभी आपको मैंने मैप में दिखाया था। यह जैव विविधता से भरे उत्तर पूर्वी भारत का पूर्वी विस्तार है। मैप के हिसाब से भी आप समझ रहे होंगे कि जो उसकी अवस्थिति है उत्तर पूर्वी भारत के पूर्वी विस्तार के उसमें है। BTR यानी कि बक्सा टाइगर रिजर्व के उत्तर में भूटान का फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य है। क्या नाम है? फिप्सू। अब आपको एक बार फिर से मैप को दिखाता हूं। यहां पे हमारा क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और यहां पे इसके ऊपर क्या है? यहां पे ये जो सीमा है, यहां पर क्या है? यहां पर भूटान है, और उस भूटान में भी क्या है? भूटान में भी कुछ है, और उसका नाम क्या है? फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, और बात की जाए इसके पूर्व में, बक्सा के पूर्व में क्या है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। तो मतलब कि उत्तर में हो गया फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य जो कि भूटान में है, और इसके पूर्व में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मछलियों की प्रजाति सर्वाधिक, बाघों के अलावा यहाँ पे क्या क्या है? हाथी है, ढोल, भालू, सीवेट, विशाल गिलहरी, गौर, चीतल, क्लाउडेड लेपर्ड, जंगली भैंस, मृग और रीगल पाइथन सहित सांप जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं आप देख ही रहे हैं। अब बात की जाए कि जो बंगाल टाइगर है जिसे देखा गया है उसकी क्या स्थिति है IUCN की रेड लिस्ट में, तो फिलहाल वह इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। अगला हमारा जो खबर है वह है सॉलिड स्टेट बैटरी से। सॉलिड स्टेट बैटरी यानी कि वेरीफाइज मार्केट रिसर्च के अनुसार सॉलिड स्टेट बैटरी में बढ़ोतरी की संभावना है। यह खबर ये कौन दे रहा है? एक रिसर्च है, वेरीफाइज मार्केट रिसर्च, और यह बता रहा है कि सॉलिड स्टेट बैटरी में संभावनाएं बढ़ रही हैं, यानी कि इसमें बिक्री बढ़ेगी और बढ़ोतरी होती ही जाएगी। तो जो सॉलिड स्टेट बैटरी है जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं SSB,
में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नहीं किया जाता है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है कि एक बैटरी होती है जिसमें कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग जैसे लिथियम आयरन बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी आपने नाम सुना होगा। मोबाइल फोन हो गया या तो मोबाइल फोन के अलावा आपका लैपटॉप हो गया, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इस लिथियम आयरन बैटरी में हम क्या लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी जो सॉलिड स्टेट बैटरी है उसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, उसमें क्या होगा, उसमें होगा सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। अगर उसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा तो होगा यह कि यह कॉम्पैक्ट हो जाएगी, लिक्विड के तुलना में यह कॉम्पैक्ट रहेगी। अगर कॉम्पैक्ट रहेगी तो साथ साथ यह भी इसका फायदा है, यह उतनी ज्वलनशील नहीं है जिस तरह से जितनी खतरनाक यह ज्वलनशील होने के मामले में है। तो सुरक्षित भी ज्यादा है, कॉम्पैक्ट भी है और इसको चार्ज करना काफी आसान है। मतलब इसको चार्ज करने में भी बहुत कम समय लगता है और इसकी जो चार्जिंग साइकिल होती है वह तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा होती है। किसके तुलना में, लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में किसकी, सॉलिड स्टेट बैटरी की क्षमता ज्यादा होती है। लिथियम आयरन बैटरी जो है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का उपयोग करती है, यह बात अभी मैंने आपसे बताई ही थी। इस तरह से होती है सॉलिड स्टेट बैटरी। अब बात की जाए कि सॉलिड स्टेट बैटरी उच्च शक्ति और प्रदर्शन को दर्शाएगी, यह बात मैंने पहले ही बता दी थी कि जो यह बैटरी है इसकी दक्षता और बेहतर होगी, यह और ज्यादा ऊर्जा शक्ति, उच्च शक्ति दे पाएगी और अच्छा प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कर पाएगी। इनमें काफी कम चार्जिंग समय लगता है और लंबी बैटरी लाइफ होती है, यह बात भी बताया था। अब चूंकि अभी नया समय आ रहा है ईवी का, जो कार की कंपनियां हैं वह चाहती हैं कि वर्ष 2030 तक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जो बिक्री हो वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, यानी कि ईवी की हो। और ईवी के लिए कौन सी बैटरी अच्छी रहेगी, सॉलिड स्टेट बैटरी अच्छी रहेगी, क्योंकि यह छोटी भी रहेगी तुलनात्मक रूप से, जो ऊर्जा यह देती है उस मामले में इसकी साइज अनुपातिक रूप से कम है। और दूसरी बात यह है कि यह ज्वलनशील भी उस प्रकार की नहीं है जिस तरह के जलने के मामले लिथियम आयरन बैटरी के आते हैं, कुछ गाड़ियों के मामले में आए थे, टू व्हीलर्स के मामले में, वो खतरा इसमें नहीं है उस तरह का। इनमें काफी कम चार्जिंग समय लगता है, ये बात आपको बता ही चुका हूं। कई वाहन निर्माता जैसे टोयोटा, BMW आदि इसमें कार्यरत हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा सुरक्षित होती है, यह भी आपको बता ही चुका हूं। लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग किया गया लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ज्वलनशील होता है, बिल्कुल। और जैसे ही SSB लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी की तुलना में बहुत तेजी से चार्ज होता है, मैंने ये भी आपसे बताया था कि इसकी चार्जिंग भी बहुत तेजी से होती है। उसके साथ साथ चार्जिंग का जो साइकिल है, मान लीजिए कि 1000 बार अगर लिथियम आयन बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी को 1000 बार चार्ज करने के बाद उसकी क्षमता 50% कम हो जाती है, 90% तक भी कम हो जाती है। लेकिन हम बात करें इसका जस्ट उल्टा कि जो सॉलिड स्टेट बैटरी है उसको 5000 बार भी अगर चार्ज कर लिया जाए तो भी उसकी क्षमता 90% तक बनी रहती है। तो आप सोचिए कि ईवी के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में यह कितनी ही लाभदायक रहेगी। अगली खबर है हमारी जैव ऊर्जा फसलें। एक अध्ययन के मुताबिक वार्षिक फसलों को 12मासी जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों में शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहां पर उनकी खेती की जा रही है। इसमें कुछ हिस्सों में इसको बांट लेते हैं इस स्टेटमेंट को। एक अध्ययन के मुताबिक, एक अध्ययन हुआ है, वार्षिक फसलों को 12मासी जैव ऊर्जा फसलों में, जो वार्षिक फसलें हैं उनको 12मासी जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों में शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और यह उत्पन्न कहां पे होगा शीतलन प्रभाव, जहां पर उनकी खेती की जा रही है। इस अध्ययन में यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, विलो, मिस्कैंथस और स्विच ग्रॉस जैसी जैव ऊर्जा फसलें शामिल हैं। ठीक है, अब जो है जैव ऊर्जा फसल से संबंधित यह फोटो। जैव ऊर्जा फसलें क्या हैं ये समझ लेते हैं। ऐसी फसलें जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन या निर्माण जैव ईंधन फसल यानी जैव ऊर्जा फसलें कहलाती हैं।
मतलब ऐसी फसल हो जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सके। अब ये जैव ईंधन किस प्रकार का ईंधन होता है, इससे किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, तो इससे अक्षय ऊर्जा मतलब कि जो एक तो होते हैं हमारा जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसमें क्या हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह हो गए। यह क्या होता है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। लेकिन जो जैव ऊर्जा है, जैव ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा। ठीक है, तो यह ज्यादा बेहतर है, यह पर्यावरण को उस तरह से प्रभावित नहीं करता है जिस तरह से जीवाश्म ईंधन वाले ऊर्जा से होता है। ठीक है, तो ऊर्जा फसल शब्द का प्रयोग जैव ईंधन फसलों के संदर्भ में किया गया था। इन जैव ऊर्जा फसलों में गेहूं, मक्का प्रमुख खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, गन्ना आदि फसलें हैं जिनका उपयोग किया जाता है। मतलब इनका उपयोग किस तरह से किया जाता है, जैव ईंधन के लिए तरह उपयोग किया जाता है। और इस जैव ईंधन से क्या बनती है, जैव ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के अनेक फायदे हैं, ये बात मैंने अभी आपसे बताई ही थी। वायुमंडल में स्वच्छ तरीके से जलने की क्षमता है। मतलब जीवाश्म ईंधन में जब वो जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे सल्फर निकलता है, लेकिन जैव ईंधन जब जलता है तो उससे सल्फर नहीं निकलता है। और बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो वह भी जीवाश्म ईंधन की तुलना में बहुत कम मात्रा में इससे निकलता है। तो वायुमंडल में प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होता है। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा निगम इकाइयों इन्हें अक्सर गैसोलीन के साथ मिलाती हैं। मतलब कि जो ऊर्जा निगम इकाइयां हैं वह इसको जीवाश्म मतलब जैव ईंधन को किसके साथ मिलाती हैं, गैसोलीन के साथ मिलाती हैं। जैव ऊर्जा फसलों की खेती का क्षेत्र वैश्विक कुल भूमि क्षेत्र का 3.8% से प्लस माइनस 0.5% है। अब इसमें यूकेलिप्टस की खेती आमतौर पर स्विच ग्रॉस की तुलना में अधिक शीतलन प्रभाव देती है। किसकी बात कर रहा है कि अगर यूकेलिप्टस की खेती की जाए तो यह शीतलन का प्रभाव ज्यादा देगी, किसकी तुलना में, स्विच ग्रॉस की तुलना में। यानी यूकेलिप्टस भूमि को जैविक रूप से ठंडा करने में स्विच ग्रॉस से बेहतर है। अगर वह ज्यादा शीतलन प्रभाव दे रहा है तो इसका मतलब कि वह जैविक रूप से ठंडा करने में बेहतर हो गया। यूकेलिप्टस एक तीसरी पीढ़ी का जैव ईंधन है, वहीं स्विच ग्रॉस और मिस्कैंथस दूसरी पीढ़ी का। ठीक है, अब ये पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब कि ये जो जैव ईंधन है वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहली पीढ़ी में खाद्य फसलें होती हैं। खाद्य फसल में क्या हो गया, जैसे कि गन्ना हो गया। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, जैसे चावल और गेहूं के चोकर हो गए। तीसरी पीढ़ी में शैवाल ईंधन, जैव ईंधन हो गया। अगला है हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। जारीकर्ता कौन था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। रिपोर्ट का नाम क्या था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा तैयार की गई। यह देश में वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करती है। तो यह जो रिपोर्ट है यह हर 2 साल में आती है। अगर बात की जाए तो यह जो 2021 वाली रिपोर्ट है जो कि 2022 में आई है, यह कौन सा संस्करण है, यह रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। इसके पहले 16 बार इस प्रकार की रिपोर्ट और आ चुकी है। और अगर बात की जाए पहली बार यह रिपोर्ट कब आई थी, तो पहली बार यह रिपोर्ट वर्ष 1987 में आई थी। और अभी जो आई है वह 2021 की है जो कि 2022 में आई है। अब इसमें जो ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का द्विवर्षीय प्रकाशन होता है। जो बात मैंने आपसे कही थी, अगर यह 2021 की रिपोर्ट है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली रिपोर्ट कब आई होगी, 2019 को आई होगी। और अगली जो होगी उसका नाम क्या होगा, ISFR 2023, जो शायद 2024 में रिलीज हो। उससे संबंधित फोटो। FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। मतलब FSI क्या है यह पता होना चाहिए
कि वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। ISFR वन और वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का भी आकलन करता है। मतलब यह तो हमें पता चलेगा ही कि वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है इस रिपोर्ट में, बांस संसाधन कितना है यह भी पता चलेगा, कार्बन स्टॉक कितना हुआ है यह भी पता चलेगा, और जंगल की आग का भी क्या आकलन है, मतलब कि 2-2 वर्ष में जो रिपोर्ट आती है तो कितनी आग की घटनाएं हुई, उससे कितना क्षति हुआ, उससे कितना रिकवर हुआ, इन सब मामलों पर भी अध्ययन प्रकाशित होता है। तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जो है, वन आच्छादन में वृद्धि हुई। किसमें? भारत के वन आच्छादन में वृद्धि हुई। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह कितना है? 24.62% है। किसके हिसाब से? ISFR 2021 के हिसाब से। 2019 की तुलना में अगर बात की जाए तो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब कि जो पिछले साल की रिपोर्ट थी उसमें इतना आप 2261 माइनस कर दीजिए तो उसकी पिछले साल की जो रिपोर्ट है, जो आकलन है वर्ग किलोमीटर का, वह आ जाएगा। तो अभी कितनी वृद्धि हुई है? 2261। अब बात की जाए कि राज्यों में जो वन आवरण है, तो वन आवरण में वृद्धि दिखने वाले 3 राज्य जो हैं, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है 647 वर्ग किलोमीटर की क्या वृद्धि हुई है? वन आवरण की। उसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर की, ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर की। तो ये टॉप 3 है। क्षेत्रफल के हिसाब से अब बात की जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण कहां पर है, तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा और तीसरा कौन सा है? तो दूसरा है इसमें अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण अगर प्रतिशत में देखा जाए तो उसमें शीर्ष 5 राज्य जो होंगे, तो उसमें जो पहला राज्य है वह है मिजोरम। हमने अभी यहाँ पे जो बात की थी वह किसमें बात की थी? क्षेत्रफल के हिसाब से यह जो बढ़ रहा था, तो पहले नंबर पे जो मध्य प्रदेश था, फिर उससे घटते क्रम में दूसरे नंबर में कौन सा था? मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश था। तो यह क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। लेकिन अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करें तो प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पे कौन सा है? मिजोरम है और उसका प्रतिशत है 84.53%। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। तो ये टॉप 5 हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो मैंग्रोव कवर की अगर बात कर ली जाए तो इस रिपोर्ट में यह भी पता चला कि देश में कुल मैंग्रोव जो कवर है वह 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार। और 2019 की तुलना में बात की जाए तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बहुत ज्यादा नहीं हुई है लेकिन वृद्धि हुई है, यह एक अच्छी खबर है। मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। अब यहाँ पे हम वन आवरण की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने यहाँ भी वन आवरण की बात की थी क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर, हम यहाँ पे मैंग्रोव वन की बात कर रहे हैं। और उसमें जो शीर्ष 3 राज्य हैं उसमें ओडिशा पहले नंबर पे है, जहां पे 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसकी? मैंग्रोव कवर की। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जहां पे 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है जहां पे 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब इन तीनों को जोड़ के देखिए तो 8, 4, 12, 13, 14, 15, इन 3 को मिला के ही 15 हो गया। अब बचा कितना? 2 वर्ग किलोमीटर, तो बाकी क्षेत्र में होगा। अब बात की जाए कार्बन स्टॉक की। इस रिपोर्ट से हमें यह भी पता चला कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक होता है कि जो मान लीजिए वन क्षेत्र है, कार्बन स्टॉक से मतलब है कि कोई वन क्षेत्र कितना कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अवशोषित करके रखता है। मतलब कि जो पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वह अवशोषण कर लेता है, और उस अवशोषण की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? कार्बन स्टॉक। तो देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। अब बात की जाए कि पिछले रिपोर्ट यानी कि 2019 की रिपोर्ट से अगर हम तुलना करें तो हमें देखने को मिलता है कि 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वन आवरण में हमारी वृद्धि हो रही है उस वजह से हमारे कार्बन स्टॉक में वृद्धि हो रही है। अगर कार्बन स्टॉक में वृद्धि होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसका अवशोषण और बेहतर होगा, और अवशोषण अगर बेहतर होगा तो वैश्विक तापमान के लिए एक अच्छी खबर है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि जो है 3.7 मिलियन टन हुई है। जो मैंने बात की अभी कि 2019 से 2021 की रिपोर्ट के बीच में अंतर था वह 79.4 का था, तो यह 2 साल का था। लेकिन अगर हम वार्षिक की बात करें तो वार्षिक में कितना हुआ है, 39.7 मिलियन टन का। इससे इन क्षेत्रों के भीतर वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और आदि प्रबंधन आदि के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलेगी। अब बात यह है कि आखिर ये जो है कि हमने अपने वनों के लिए, अपने देश के वनों के लिए हमने जो जो उपाय किए, कैसे उपाय, संरक्षण उपाय किए, उनका जो प्रबंधन किया, तो उस प्रबंधन से जो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या लाभ हो रहा है या तो क्या नुकसान हो रहा है, या क्या चीजें हैं जो अभी रह गई हैं, उसका एक मोटा मोटा हम आकलन कर सकेंगे। किसके माध्यम से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से। और इसी वजह से यह पिछले 17 एडिशन इसके अभी तक के कुल आ चुके हैं। इसी रिपोर्ट में FSI की एक नई पहल एबव ग्राउंड बायोमास को लाया गया है, जो जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित है। अब यह बायोमास का अनुमान लगाने संबंधित है, मतलब यह है कि यह जो जैव ईंधन है उसका अंदाजा हमें लग सके कि जमीन के ऊपर कितना जैव ईंधन मौजूद है। और अगली रिपोर्ट है हमारी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 है, और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमिशंस गैप रिपोर्ट 2021। यह UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। मतलब अभी तक इसके पहले 11 संस्करण आ चुके थे और यह मिला के 2021 वाली रिपोर्ट मिला के हो गए 12 हो गए। तो नई राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं ने सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम करके कितना रखने का कोशिश करने का प्रयास कर रही है, 2.7 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य उन्होंने बनाया हुआ है। अब इसमें रिपोर्ट में कुछ बातें हैं GHGs ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है। वर्ष 2020 में 5.4% की अभूतपूर्व गिरावट के बाद वैश्विक CO2 कोविड पूर्व स्तर पर था। अगर हम बात की कि जो हमारा CO2 था, कब की बात हो रही है, 2020 की, तो वर्ष 2020 में 5.4% की अभूतपूर्व गिरावट हमने देखी। क्यों? क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा तो फिर से हमारी स्थिति ग्रीन हाउस गैसों के मामले में जो यह गिरावट देखी थी हमने, वह फिर से बराबर हो गई। तो मतलब यह बहुत ही कम समय के लिए था। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों यानी कि GHG की सांद्रता में वृद्धि जारी है। मतलब जैसे ही लॉकडाउन हटा है तो हम फिर से उसी क्रम में बढ़ गए हैं, विकास के उस रेस में हैं जहां पे बहुत सारे ऊर्जा का हमें उपयोग की जरूरत पड़ रही है। और ऊर्जा के उपयोग के लिए हमें जिस तरह से ईंधन जलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, मतलब ईंधन जितना हम जला रहे हैं, उस ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो ही रही है। अब क्या है कि वर्ष 2030 के लिए नई शमन प्रतिबद्धताओं में कुछ प्रगति देखने को मिली है। वह किस प्रकार की है, लेकिन जो प्रगति है वह बहुत कम है, लेकिन वैश्विक उत्सर्जन पर उनका कुल प्रभाव अपर्याप्त है। अब जैसे मान लिया जाए कि समस्या इतनी है और उसका समाधान इतना सा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, समाधान हुआ है, नहीं हुआ है। जो हम लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की ओर हम पहुंचना चाहते हैं, जितना समय हमने उस पर लगाया है वह उस तुलना में काफी कम रहा है। तो जो 10 G20 देश हैं यानी सदस्य हैं, अपने पिछले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि उसको क्या कहा जाता है, NDC को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं। मतलब G20 में 10 जो हैं, मतलब आधे सदस्य तो ऐसे हैं कि जो उस दिशा में चल रहे हैं। किस दिशा में? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्राप्त करने की दिशा में। लेकिन 7 सदस्य ऐसे हैं जो इस लक्षित दिशा से काफी दूर हैं, और बाकी 3 का तो पता ही नहीं है। यदि शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो जलवायु परिवर्तन लगभग कितना हो जाएगा, 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है अगर ऐसा हो सके तो फिलहाल के लिए हमारी आज की खबर यहीं तक ही थी, और जल्द ही मिलेंगे हमारे तीसरे वीडियो में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा और आप इसे जरूर देखेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वह भी देख लीजिए, और बाकी सेक्शन के वीडियो भी आपके पास आ रहे होंगे,
और उन्हें भी आप जल्द से जल्द देखिए, क्योंकि एग्जाम की तिथि नजदीक आ रही है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।